Announce the result. Ayes 145, noes 1. The vote is passed. दिस वॉज द मोमेंट जब 7 साल तक चल रहा एक कोर्ट केस फाइनली अपने रिजल्ट तक आया और ज्यूरी ने अपना डिसीजन सुनाया और फाइनली राइट टू रिपेयर बिल न्यूयॉर्क के अंदर ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है। और ये चीज केवल यूएस के अंदर ही नहीं चल रही, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। फ्रांस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कंपनी को ये कह दिया है कि आप जो भी सामान लॉन्च करोगे उसके साथ साथ आपको उसका रिपेयरेबिलिटी स्कोर भी देना पड़ेगा ताकि लोग ये जज कर सके कि कौन सा फोन कौन सा डिवाइस ज्यादा अच्छे से रिपेयर किया जा सकता है। वेट, मैंने आपको अभी तक ये बताया ही नहीं कि राइट टू रिपेयर बिल आखिर है क्या। बेसिकली ये बिल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए 3 बातें कहता है। पहला, आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा है आपके पास ये राइट है कि आप उसे खुद खोल सको। दूसरा, कंपनीज जनरली जो ये फोन मैकबुक्स वगैरह जो होते हैं वहां पर कुछ केसेस में अपने खुद के बनाए हुए स्क्रूज डालती है जिसकी वजह से दूसरे स्क्रू ड्राइवर से उन्हें खोल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो या तो इन कंपनीज को इस तरह के स्क्रूज को यूज करना बंद करना पड़ेगा या फिर अगर ये यूज करते हैं तो उन्हें इसके लिए एक स्पेशल टूल बनाना पड़ेगा जो हर पब्लिक के लिए इजिली अवेलेबल होना चाहिए। और तीसरा, आपका डिवाइस कहीं पर भी रिपेयर हो जाए, सिर्फ ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर नहीं। इन शॉर्ट, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए आपके पास इंटीग्रल पार्ट्स, टूल्स और डॉक्यूमेंटेशंस, इन तीनों की इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और ये हर कंज्यूमर का राइट है। लेकिन आज का सिनेरियो कंप्लीटली अलग चल रहा है। आज कंपनीज अपने डिवाइसेस को ऐसे डिजाइन करती हैं कि अगर मान लो कि उसके USB-C में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसकी वजह से पूरे मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिजाइन ही ऐसे हुआ है। वो USB-C पोर्ट जो है वो मदरबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड है, उसे अलग से निकाला नहीं जा सकता। दिक्कत आई, पूरा मदरबोर्ड चेंज। इवन एप्पल के केस में मान लो उसके मैकबुक में किसी चिप के अंदर कोई दिक्कत आ गई, किसी IC में दिक्कत आ गई, अब एप्पल यहाँ पर उस पूरे मदरबोर्ड को चेंज करता है इंस्टेड ऑफ उस IC के। क्यों? क्योंकि एप्पल का कहना है कि IC को रिप्लेस करना एक बहुत ही अनरिलायबल तरीका है। इससे उस IC के अंदर या तो दोबारा दिक्कत आ सकती है या फिर जो पार्ट चेंज करा है उसकी वजह से कोई एक नई प्रॉब्लम आ सकती है। इवन कुछ टाइम पहले तक कंपनीज इस तरह के वारंटी स्टिकर्स का इस्तेमाल करती थी। अगर आपको आपका डिवाइस खुद रिपेयर करना है तो आपको इन चीजों को खोलना पड़ेगा, इसे टेम्पर करना पड़ेगा और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी वारंटी गई। कहने का मतलब ये है कि कंपनीज बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अपने डिवाइस को खुद खोलो, खुद ठीक कर पाओ। लेकिन अगर लॉजिकली सोचो तो क्यों ऐसा? अगर आप खुद ही अपने फ़ोन को, अपने डिवाइसेस को ठीक कर पाओगे, ये तो कंपनीज के लिए ही अच्छी बात है। उन्हें सिरदर्दी नहीं पालनी पड़ेगी, कोई सर्विस सेंटर का झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। वेल, ऐसा करने में कंपनीज का फायदा नहीं बल्कि नुकसान है और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास 7 रीजंस हैं। स्टार्टिंग विद डिज़ाइन। आजकल लोगों को अपना फोन बहुत ही पतले फॉर्म फैक्टर में चाहिए और प्रोसेसर भी उसमें फ्लैगशिप होना चाहिए। अब परफॉर्मेंस जहां भी आ जाता है वहां उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती है हीट और इस हीट को रिड्यूस करने के लिए फोन्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड कूलिंग सिस्टम्स का यूज करा जाता है। और अगर रिपेयर करने का कंट्रोल एक नॉर्मल यूजर को दे दिया गया, उसने अपना फोन खोला और इस कूलिंग सिस्टम में अगर थोड़ी सी भी बेंडिंग आई तो वो बेंडिंग भी काफी है उस पूरे कूलिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। आपने लिथियम आयन बैटरीज को कभी ऐसे खुलते हुए देखा होगा, ये उसकी एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। तो यहाँ पर आजकल के जो फोन्स हैं उसमें ये जो लेयर है ये कम से कम रखी जाती है ताकि फोन को और भी ज्यादा पतला बनाया जा सके। इवन बैटरीज को फोन के अंदर चिपका दिया जाता है ताकि एयर गैप बिल्कुल भी ना रहे। तो एक ऐसा डिजाइन जिसमें अच्छी बैटरी हो, कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम लगा हो, सारा कुछ बेहतरीन हो और वो रिपेयरेबल भी हो, ये कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप एग्जांपल से देख लो, अगर आप किसी शॉप वगैरह में जाते हो, वहां पर आप आईफोन को लोगे तो वो भी देखने में काफी मोटा लगता है। उसकी थिकनेस है 7.7 mm। S22 अल्ट्रा जिसके अंदर S पेन डाला जा सकता है, उसकी थिकनेस है 8.9 mm और ये है दुनिया का सबसे ज्यादा रिपेयरेबल फोन। इसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी नहीं है, इसके अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको दूसरे फोन्स के अंदर मिलती है, इसमें वो चीज नहीं मिलती। उसके बावजूद भी इसकी थिकनेस है 10.7 mm। सोचो जब सारे कंपोनेंट्स को ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा तो वो कितना मोटा फोन बनेगा। रीजन नंबर 2, पीपल वांट IP रेटिंग्स। अब आपके फोन के अंदर भले आपको IP रेटिंग मिले या ना मिले, कंपनीज उसको सील पैक करके ही देती हैं ताकि एक्सीडेंटली अगर गलती से फोन चला गया पानी वानी के अंदर, आप तुरंत निकाल लेते हो तो चांसेस रहे कि आपका फोन बच जाए। अब जिसको अपनी स्पेक शीट में एक टिक लगवाना है वो IP सर्टिफिकेशन ले लेता है,
जिसको नहीं लगवाना, जिसको सस्ते में बेचना है वो नहीं लेता। और ये सील प्रूफ पैक जो है वो मशीनरी के थ्रू अचीव करा जाता है। अब मान लो आपके पास रिपेयर करने की एबिलिटी आ गई, आपने कोई चीज ठीक कर दी उसके अंदर, उसको वापस से सील पैक कर दिया। ऑब्वियसली आप उसे हैंड हेल्ड ही करोगे, आपके पास मशीन तो है नहीं। वहां पर अगर आपसे कोई गलती हो गई और अगली बार फोन अगर पानी में गिर गया, या इवन कुछ जगहों पर टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जैसे राजस्थान के अंदर ही 49 गया था इस बार, तो वहां पर इतनी गर्मी की वजह से मान लो सीलेंट किसी तरह लीक कर गया, उसके बाद आप फोन को रेगुलरली यूज कर रहे हो, उसमें धूल वगैरह चली गई। और धूल किसी भी मदरबोर्ड के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि उसकी वजह से हीटिंग इशू बढ़ने लगता है। आपका फोन ऑटोमेटिकली हीट करने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किस वजह से। तो आपकी नजर में उस फोन ब्रांड की जो वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना बात के वो हीट करने लग गया। और कंपनीज ये कम से कम मौका देने की कोशिश करती है किसी भी कंज्यूमर को कि वो उनके डिवाइसेस के अंदर कोई भी नुक्स निकाले। रीजन नंबर 3, टाइमिंग इज एवरीथिंग। पहले रीजन में मैंने ये बताया कि एक पतला डिजाइन, एक अच्छा डिजाइन रिपेयरेबल फॉर्म फैक्टर में बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। उसको अचीव किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, वो लोग सबके सब कंपोनेंट्स को अपने आप नहीं बनाते। जैसे स्मार्टफोन की अगर हम बात करें, प्रोसेसर क्वालकॉम बना रहा है, एसएसडी सैमसंग बना रहा है, रैम कोई और बना रहा है, डिस्प्ले कोई और बना रहा है। तो यहाँ पर मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ, मुझे एक फोन तैयार करना है, क्वालकॉम का एक नया चिप आने वाला है, सोनी का एक नया सेंसर आने वाला है। तो अब यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि जब सोनी सेंसर उसको डेवलप कर लेगा, उसके बाद वो उसकी स्पेसिफिकेशन भेजेगा कि उसका डायमेंशंस क्या है उस सेंसर के। इसी तरह क्वालकॉम अपना जो चिपसेट है उसके डायमेंशंस भेजेगा। वो डायमेंशन जब मेरे पास आ जाएंगे, तब मैं अपनी डिजाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा कि मेरे फोन के अंदर कैसी चीजें रहेंगी। बाहर का तो हो गया, अंदर जो हैप्टिक मोटर्स वगैरह लगानी है वो कितनी बड़ी होगी ताकि सारा कुछ अरेंज करा जा सके। तो यहाँ पर जब सोनी या क्वालकॉम ने मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद से लेकर लॉन्च तक में मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि जितनी भी दूसरी कंपनीज हैं सब की सब लगी पड़ी हैं रेस के अंदर। स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 लॉन्च हुआ, उसके लॉन्च होते ही लगभग सब कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हमारा फोन आने वाला है। और अगर वो इस झमेले में पड़ गए कि हमें ऐसा डिजाइन बनाना है जो अच्छे से रिपेयर करा जा सके, तो यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उन्हें। लेकिन चलो टाइमिंग का देख लेते हैं कि सब लोग आपस में बात कर लिया सबने कि भैया टाइमिंग का थोड़ा देख लेना, एक साथ ही लॉन्च करेंगे, सारे भाई भाई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्शन में अगर ज्यादा पैसा लगेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी कंपनी बिना अपने प्रॉफिट को बढ़ाए, बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के अपने जो प्रोडक्ट है उसके दाम को नहीं बढ़ाना चाहती। गवर्नमेंट ड्यूटीज आ गई या जो दूसरी इंप्लीमेंटेशंस आ गई, उसकी वजह से जो बढ़ रहा है वो अलग चीज है, लेकिन खुद मैन्युफैक्चरिंग तो उनके हाथ में है ना। तो क्यों वो ऐसे स्टेप को लें जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, अल्टीमेट बिना प्रॉफिट के उनके प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाए। तो ये करना कंपनीज के लिए कोई सेंस नहीं बनाता। रीजन नंबर 4, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो मार्केट में अगर सारे फोन रिपेयरेबल आने लगे तो इससे ई वेस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। एक फोन है, उसकी स्क्रीन टूटी, स्क्रीन को रिप्लेस करा दिया, उसको यूज करने लगे, जो वेस्ट में गया वो केवल स्क्रीन गई। लेकिन क्योंकि जो रिपेयर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा महंगी है, कस्टमर सोचेगा कि रिपेयर कराने से अच्छा नया फोन ले लेते हैं। अब वो पूरा का पूरा फोन ई वेस्ट में चला गया। एक सिमुलेशन करा गया था जहां पर इस तरह के रिपेयरेबल फोन्स को बनाया गया। वहां पर ये देखा गया कि अभी जो प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल्स का यूज हो रहा है, वहां फोन को बनाते टाइम में जो रॉ मटेरियल का वेस्टेज है ना, रिपेयरेबल डिजाइन के साथ फोन को बनाने में वो वेस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। मान लो 100 किलो रॉ मटेरियल में पहले 100 फोन बना करते थे, अब उतने ही रॉ मटेरियल में 90 फोन्स बनेंगे, 10 किलो रॉ मटेरियल वेस्ट चला जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज को कंपनसेट करने के 2 तरीके हैं, या तो कंपनी प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दे या फिर अपने प्रॉफिट को कम कर दे, उसी प्राइस पर फोन को लॉन्च करे। कोई भी कंपनी कुछ भी करके अपना प्रॉफिट तो कभी भी कम नहीं करना चाहेगी। हेंस नो टू सच रोड, जो आगे जाके कंपनीज को नुकसान देगी। रीजन नंबर 5, हैबिट बिल्डिंग। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक 10,000 रुपए का फोन है, आपने कंपनी को 10,000 रुपए दे दिए, आपको फोन मिल गया। अब वो फोन आप 2 साल तक चलाते हो। इस 2 साल के दौरान आपने उस कंपनी को कोई भी फोन नहीं दिया। अब आपकी स्क्रीन जो है वो किसी भी वजह से फ्लिकर करनी शुरू हो जाती है, टाइम ज्यादा हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस फोन को रिपेयर करवा सकते हो सिर्फ 2,000 रुपए के अंदर। अब आपने दोबारा उस कंपनी को 2,000 रुपए दिए, उसने फोन ठीक करके दे दिया, तो आपने 2 साल के अंदर उस कंपनी को केवल 12,000 रुपए दिए। अब उस कंपनी ने जब आपको 10,000 के अंदर फोन बेचा था
तब भी वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया था। और अब जो 2000 के अंदर स्क्रीन को रिप्लेस करके दिया है, यहाँ पर भी उसके लेबर कॉस्ट वगैरह लगाकर उसने कोई भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। तो हो सकता है जहाँ 2 साल आपने फोन को चलाया, स्क्रीन को ठीक करवाने के बाद आप दोबारा से 2 साल और चलाओ, तो 4 साल के अंदर आप उस कंपनी को केवल 12,000 रुपए ही दोगे। कोई भी कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट को क्यों ही बनाएगी? कोई भी यहाँ पर धर्मशाला खोल के तो बैठा नहीं है, हर कोई बिजनेस करने आया है। वो आपसे जितना हो सके पैसा निकलवाने की कोशिश करेगा। हेंस रिपेयर की कॉस्ट को इतना बढ़ा दो कि वो बंदा दोबारा से एक नया फोन ले, या फिर अगर वो रिपेयर करवाता है तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को हो जाना चाहिए। और आपने शायद इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि हमारी जो मेंटेलिटी है वो किस तरह की हो गई है कि अगर 10,000 का फोन लिया है, उसमें 6,000 7,000 की स्क्रीन अगर डल रही है तो उससे अच्छा नया फोन ले लो। ये लॉजिकल भी है, लेकिन ऐसा करा इसलिए गया है ताकि आपका जो माइंडसेट है उसको हमेशा ऐसा ही बनाया जाए कि आप एक नया प्रोडक्ट ही लो। आप रिपेयर करने की जो हैबिट है आपकी, वो कभी भी बिल्ड नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, कॉम्प्रोमाइजेस। फेयरफोन 4 बनाने वाली कंपनी एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छी है, लोगों के लिए काफी अच्छी है, लेकिन ऐसी कंपनीज प्रॉफिटेबल ज्यादातर नहीं हो पाती। इस फोन के अंदर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, उसके बावजूद भी ये आपको मास स्केल पर क्यों नहीं दिख रहा? कह सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेज में है, लेकिन फोन तो लॉन्च हो चुका है ना, कई कंट्रीज में है। इसको फंडिंग क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सबको पता है इस तरह का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अच्छा, आप ही मुझे ऐसी कोई कंपनी बता दो जो अपने प्रोडक्ट से, देखो इधर उधर के काम करके एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज बहुत कुछ करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस में पैसा लुटाती हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन अपने प्रोडक्ट की वजह से वो एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा कर रहे हो और उनका प्रॉफिट जो है वो भी कई बिलियंस में हो। आपको मुश्किल ही ऐसी कोई कंपनी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अचीव कर पाना बहुत 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 ही ज्यादा मुश्किल है। दूसरी बात, जब आप अपने लिए प्रोडक्ट लेने जाओगे तब आप ये नहीं देखोगे कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, किस फोन को मैं अच्छे से रिपेयर कर पाऊंगा या क्या मेरे लिए ज्यादा अच्छा है फ्यूचर में। आप उस मोमेंट पर देखोगे कि अभी जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसके रिटर्न में मुझे सबसे अच्छी वैल्यू कौन दे रहा है, कौन मुझे सबसे तगड़ी डिजाइन, सॉफ्टवेयर, बिल्ड, ये सब कुछ दे रहा है। उस पीरियड ऑफ टाइम में जब आप फोन को ले रहे हो, आप ये नहीं सोचोगे कि फ्यूचर में क्या होगा। और शायद आप, कुछ लोग शायद अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब आप पर्सनली अपने लिए भी डिवाइस लेने जाओगे ना और अपनी जेब से जब पैसा निकल रहा होगा, उस टाइम पर आपको समझ में आएगा कि भाई कंपनी जाए ऐसी तैसी में, उसका अच्छा काम जाए ऐसी तैसी में, मेरे लिए अभी सबसे अच्छी डील कौन सी है। रीजन नंबर 7, रिस्क्स। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनीज के फेवर में चला जाता है। देखो, कंपनीज का ये कहना है कि अगर हमने रिपेयर करने की एबिलिटी जनरल लोगों के हाथ में दे दी तो लगभग जो इस तरह के गैजेट्स होते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है। तो अब किसी ने उसे रिपेयर करने के लिए या फिर अपनी चुल्ल को मिटाने के लिए उसे खोला और गलती से अगर उसने बैटरी को पंचर कर दिया तो सीन यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है। और ऐसे में अगर किसी एक इंसान की भी जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो कंपनी या फिर वो इंसान? रिस्क ऑफ लाइफ। आपने ये चीजें देखी है, हर चीज एक जैसी लगती है। इवन अगर आप एक कोई भी मदरबोर्ड उठा लो, उसके अंदर कंपोनेंट्स को देखने लग जाओगे ना, अलग फोन के अंदर तुम कंपोनेंट्स को देखोगे वो बिल्कुल अलग होंगे। कौन सी आईसी किस चीज के काम में आती है आप नहीं बता सकते। इवन वो कंपनी सिर्फ देखकर ये नहीं बता सकती कि कौन सी चीज किस काम के लिए है। इसी वजह से यहाँ पर बोर्ड डायग्राम्स का इस्तेमाल करा जाता है और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। इसे ऑप्टिमाइज करने में, इसे बनाने में काफी ज्यादा R&D लगती है और इसी वजह से कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि इस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर हर किसी को मिल जाए, जिससे उसके कॉम्पिटिटर को भी मिल जाएगी और जो चीज अचीव करने के लिए उसने 5 साल 10 साल लगाए होंगे वो उसे एक झटके में मिल जाएगी सामने वाले को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब हार्डवेयर में ही मान लो कि आप फोन के अंदर कैमरा मॉड्यूल को, कैमरा सेंसर को चेंज कर सकते हो। अब ये जो सेंसर है वो सोनी ने बनाया था, तो सोनी को ना सिर्फ नया सेंसर यहाँ पर देना पड़ेगा बल्कि उस सेंसर के साथ एक नया फर्मवेयर भी लगेगा, क्योंकि पुराने वाले के साथ जो फर्मवेयर था वो अलग था, वो अलग सीरीज का था। नए वाले के साथ नए सीरीज का मिलेगा। उसको लगाने के बाद उस फर्मवेयर को सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सोनी को उसका फर्मवेयर हर किसी के लिए पब्लिकली अवेलेबल करना पड़ेगा, जो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। फर्मवेयर्स भी ऐसे होते हैं जो कई सालों की मेहनत के बनाए होते हैं। हेंस रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपका फोन खराब हो गया, ऑन नहीं हो रहा, अब उसको रिपेयर करने का राइट हर किसी के पास है। आप किसी नॉर्मल दुकान के अंदर जाते हो, फोन दे देते हो, वहां पर मान लो कि आपके डेटा के अंदर आपके और आपके पार्टनर के जो प्राइवेट स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो रखे हुए हैं। सब जानते हैं उनका क्या किया जा सकता है, रिस्क ऑफ डेटा।
तो ये सारे रीजंस मिलकर इन कंपनीज को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एज दे देते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं है लोगों को रिपेयरेबल फ़ोन की, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन अब राइट टू रिपेयर की बातें होने लगी है, न्यूयॉर्क में बिल लगभग पास हो चुका है, अब चीज़ें चेंज होंगी, उसका हमारे फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत हुआ। ये जो टॉपिक है इसको हम इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको पसंद आई या इसके अलावा और भी कुछ रीजंस आपके दिमाग में है तो उसे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।